आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं एक एग्ज़ाम के बारे में बातें करना, जिस एग्ज़ाम के बारे में ऑनलाइन में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इससे भी बड़ी बात बताएं तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ जीआईसी के मेंस एग्ज़ाम, जो कि फरवरी में होने वाला है। तो जीआईसी जो है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो यूपी के द्वारा एक तरीके से ये वैकेंसीज़ वगैरह निकाली गई हैं, और इसको जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो यूपीपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो इस एग्ज़ाम का प्री हो चुका है और जितने भी स्टूडेंट जो भी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं वो सभी अब इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुके हैं। ये मेरे बताने से नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में समझ चुके हैं कि यदि हमने एक पड़ाव पार कर दिया है तो दूसरे पड़ाव में हमें खुद बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी यदि हमें एक सीट चाहिए। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको बात ये बतानी है कि आपके पास प्री पेपर था जो कि आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि मुझे वही वीडियो बच्चे ज़्यादा देख रहे होंगे जो इसका प्री क्वालिफाई कर चुके होंगे। और भी कोई न्यू एस्पायरेंट्स हैं जो देख रहे हैं तो अगली बार जो वैकेंसीज़ आएंगी उसके लिए आप अभी से तैयार अपने आप को कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो जो पहला पेपर था वो ऑब्जेक्टिव था, बात समझ में आ रही है। और हमारे साथ ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे एक तरीके से कंफर्टेबिलिटी लेवल में आ चुका है, क्योंकि हम लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते अपने आप को ऑब्जेक्टिव में ढाल लिया है। लेकिन जो जीआईसी का मेंस एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव है, और मैं अगर आपको बात बताऊं तो यहीं पर अब सब कुछ टिका है। ये सब्जेक्टिव होना ही अपने आप में जो कंपटीशन है उसको बहुत कम कर देता है। ऐसा लगेगा सर मेल में जो कैंडिडेट हुए हैं वो समथिंग 1200 प्लस हुए हैं, और 1200 प्लस पे 106 सीट्स हैं, ठीक है। गर्ल्स में 59 सीट्स हैं और 500 समथिंग 50 प्लस 90 अराउंड हुए हैं जितने भी एस्पायरेंट्स हैं प्री में क्वालिफाई। तो अब आप बोलोगे सर कंपटीशन तो फिर भी एक अच्छा खासा है कि हर एक सीट पर अगर एवरेज बात की जाए तो 10 से 12 स्टूडेंट फाइट कर रहे होंगे। लेकिन मैं फिर से कह दूं, ये एग्ज़ाम क्योंकि सब्जेक्टिव है तो अपने आप में कंपटीशन कम हो चुका है। उसका कारण ये है क्योंकि हर किसी को केमिस्ट्री आना एक अलग बात है, और उस केमिस्ट्री को जो आपको आती है उसको प्रेजेंट करना एक अलग बात है। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी राइटिंग भी ख़राब होगी, तो अपने आप को पहले से ही हारा हुआ मानकर सोच लिए होंगे यार हमारा तो प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है। प्रेजेंटेशन बोले तो आप दिमाग में रखते हो राइटिंग, तो हमारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ यार कि राइटिंग अच्छी और ख़राब होना ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती है। यदि आप उस ख़राब राइटिंग के साथ भी चीज़ें प्रेजेंटफुल बना पाते हो, मीनिंगफुल बना पाते हो, तो आपने सब्जेक्टिव पेपर का मतलब समझ लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली, और एक्सक्लूसिव हमारे इस सुमिस्टर क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मिलने वाली है। और आपको मज़ा, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका इस वीडियो को देखकर। और उससे पहले शेयर कर दीजिएगा दबाकर, क्योंकि अगर मैं अपना काम कर रहा हूं और अगर आप मुझसे कुछ और आगे फ्यूचर में चाह रहे हैं तो आप भी अपना काम कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए। और सिर्फ अपने ही नहीं, यूपी पीजीटी टीजीटी की जो न्यू वैकेंसीज फिर से आएंगी उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए भी बताना स्टार्ट कीजिए। तो आइए काम की बात करते हैं। तो काम की बात तो पहले यही होगी कि भैया मेंस का पेपर सब्जेक्टिव है। इसके आगे बढ़ते हैं कि भैया केमिस्ट्री का पेपर अगर सब्जेक्टिव है तो इसको इस बात से जहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस पेपर में नॉलेज से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पर सब कुछ टिका है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको चीज़ें रिप्रेजेंट करनी आ जाएंगी तो आप सब्जेक्टिव पेपर का मतलब वहाँ पे निकाल दोगे और वहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स लाके मेरिट में आ जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात आती है कि सर पेपर का पैटर्न क्या है। सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें सब्जेक्टिव पेपर देना है तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आधे लोग दिमाग में सोच रहे होंगे क्या सर ये पेपर बिल्कुल यूपीएससी जो सीएससी केमिस्ट्री का जो होता है पेपर ऑप्शनल उसकी तरह है। तो हम बोलेंगे कुछ कुछ उसकी तरह आप मान सकते हो, लेकिन सिलेबस वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बात को समझिए, सिलेबस में डिफरेंस है सिलेबस में, और अगर सिलेबस में डिफरेंस है तो पूछे जाने क्वेश्चंस के लेवल में भी डिफरेंस होगा। सीधी सी बात है यार। लेकिन हाँ, लिखने का तरीका, लिखने की सारी चीज़ें लगभग अगर आप उसको पैरामीटर स्टैंडर्ड मान के चलोगे तो आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे धीमे धीमे अपन डिस्कस करते रहेंगे बातों को लेकर। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न जो है वो आपका पेपर 1 है सबसे पहले, जिसमें जनरल हिंदी 50 मार्क्स का और ऐसे हिंदी 50 मार्क्स का है। तो ये आपके पास ओवरऑल 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स की कैसे क्या तैयारी करें, तो आप जब सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बढ़िया से मिल जाएंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर हिंदी का जो कंपलसरी पेपर है उसके बारे में ही बताया जाएगा।
तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अगर आपसे बात कर लूँ, ये जो पेपर है ये आपके पास कैसा पेपर है, ये वाला पेपर कंपलसरी पेपर है, मतलब सभी सब्जेक्ट में ये वाला पेपर होगा ही। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस कंपलसरी पेपर के बारे में भी बातें कर लूँगा, क्योंकि मेरी 10th तक हिंदी अच्छी खासी मतलब बढ़िया थी। तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें भी किस तरीके से निबंध लिखा जाएगा, किस किस बात पे ध्यान रखा जाएगा, और फिर ये भी बता दूंगा कि जो जनरल हिंदी है उसमें क्या क्या बातें पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि यार मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, इसके बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सटीक जानकारी नहीं है जानकारी बिल्कुल, लेकिन इतनी सटीक नहीं है कि सिलेबस वगैरह कैसे क्या तैयारी करें, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब धीमे धीमे आपको बताने जा रहा हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। पेपर 2 भैया ये अपना मेन पेपर है, इसी पेपर पर अपन को क्या करना है, टारगेट करना है। तो जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर आप केमिस्ट्री से तैयारी कर रही हो तो केमिस्ट्री ही आपको यहाँ पर पूछी जाने वाली है। ये 100 मार्क्स का था, ये 300 मार्क्स का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्टिव पेपर है। मैं बार बार सब्जेक्टिव इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कम से कम इस वीडियो को ख़त्म करते हुए दिमाग में एक बात छाप लो, केमिस्ट्री आना अलग बात है और केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करना अलग बात है। सेक्शन 3 सेक्शन होने वाले हैं ABC टाइप करके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। और क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यार एक ही क्वेश्चन पूरा हो, पार्ट्स में भी क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। एक क्वेश्चन का भी ABCD टाइप पार्ट आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और टाइम आपके पास 3 घंटे है। तो आप यहाँ पर एक कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब एक ही दिन पेपर होने वाला है, इसका भी टाइमिंग होगा, इसका भी होगा, बीच में गैप हो सकता है, बिल्कुल गैप होने के बाद ही होगा, ठीक है। और नहीं भी है तो भैया मेरे पे नहीं बोलिएगा सर आपने तो बोला था, क्योंकि इस पेपर के बारे में सिलेबस तक नहीं बताया गया अभी तक, कहीं पर भी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह में भी कुछ नहीं बताया गया। तो मैं जो यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो ये समझ में चुके हो आप ना। अब आइए पेपर 2 को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो आपके पेपर 2 जो है उसमें सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 25 मार्क्स का सभी क्वेश्चन होगा और 250 वर्ड्स लिमिट होगी। इस वर्ड्स लिमिट की बात मैं थोड़ा बाद में करूंगा, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, पहले आप ये देख लो, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे और ये 15 मार्क्स एवरी क्वेश्चन होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे और ये 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे। तो अराउंड ये पूरा का पूरा पेपर जो है आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा, अगर आपने मल्टीप्लाई वगैरह अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। तो यदि ये 300 मार्क्स का हो जाएगा, बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो ये क्वेश्चंस आएंगे, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूरा एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें एक सब पार्ट्स हो सकते हैं। जैसा अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो ABCD करके सब पार्ट बन सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी ABCD करके सब पार्ट्स बन सकते हैं। तो देखने को तो आपको लगेंगे 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 20 से अगर ज़्यादा वो लाइनें आ जाएँ तो समझ जाइएगा कि हर क्वेश्चन में सब पार्ट्स बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें जो ज़्यादातर मार्किंग होती है वो कैसी होती है, स्टेप मार्किंग होती है। तो स्टेप मार्किंग करने के लिए थोड़ा सा कोशिश ये भी की जाती है क्वेश्चन को थोड़ा सा सब पार्ट्स में बनाया जाए, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाए। मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ ली जाएं तो लिखने वाले को और जो चेक करने वाला है उन दोनों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो क्या चीज़ें चल रही हैं। अब सवाल आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सर वर्ड्स लिमिट क्यों? देखो यार वर्ड्स लिमिट क्यों, आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपनी 6th 7th 8th क्लास में SST सोशल स्टडीज़ भी पढ़ी होगी, आप लोगों ने हिंदी भी पढ़ी होगी, आप लोगों ने इंग्लिश भी पढ़ी होगी। तो आपने जब क्वेश्चंस वगैरह किए होंगे, स्पेशली अगर आपने सोशल स्टडीज़ में क्वेश्चन किए हों तो उसमें आपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वो सब किए होंगे अटैम्प्ट। तो एक्चुअली वही पैटर्न है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा मेंस है और UPSC लेवल को थोड़ा सा मैच करते हुए चल रहा है। तो ज़्यादातर जो UPSC लेवल का जो लेवल है उसमें वो वर्ड लिमिट्स को इसलिए बताता है ताकि आप लोग क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करो, क्वांटिटी पर फोकस कम करो। एक दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं कि भैया 250 वर्ड्स में आपको एक सटीक आंसर लिखना है, एक बढ़िया बात लिखनी है, तो आप वहाँ से सिलेक्शन को क्या करते हो, चुनते हो, सेलेक्ट करते हो और सारे वर्ड्स नहीं लिखते हो जो काम के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक आंसर को मीनिंगफुल बना सकें, रिप्रेजेंटफुल बना सकें, पिक्चरफुल बना सकें, एवरीथिंग वो आप करने की कोशिश करते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ड्स लिमिट क्यों है, तो सीधा हम बोलेंगे क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी पर कम ध्यान रखिएगा, ये खुद एग्ज़ाम बनाने वाले लोग कहते हैं।
तो यहाँ 250 वर्ड्स हैं, तो ऐसा नहीं कि 250 वर्ड से 260 हो जाएगा, 275 हो जाएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 250 से 220 हो जाएगा, 230 हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे। हाँ, लेकिन एक आइडिया दिया है तो आइडिया उसी के हेरफेर रखिएगा। अब नहीं 250 में आप 100 वर्ड्स लिख रहे हो तो फिर उसका मतलब नहीं ना यार, फिर तो यहाँ पर 150 वर्ड्स और 50 वर्ड्स का तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। हर एक जो एग्ज़ाम का मार्क्स बना है वो इन वर्ड्स लिमिट के आधारित पर भी चीज़ें सेट की गई हैं कि आपको यहाँ पर छोटा आंसर लिखना है, कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना है, यहाँ पर थोड़े शब्द और ले लीजिए और यहाँ पर थोड़े शब्द और ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जहाँ पर कभी कभी कोई क्वेश्चन कम शब्दों में नहीं समझा पाएंगे तो हम 50 वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, वहाँ क्वेश्चन भी 50 वर्ड्स का नहीं आएगा, वहाँ 250 वर्ड्स का आएगा। तो कुल मिला के एंड में जो हमारा मोटिव होना चाहिए वो क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और इसको दिमाग में बैठा लो यार। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इस बात को दिमाग में बैठा लोगे तो मान जाओ कि आप लोगों का स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना ना, तो मान जाओ कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। यही है वो बात जो मैं बहुत आपको सटीक बात बता रहा हूँ इस सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। उसके बाद आपने आज तक ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पेपर दिए हैं, ठीक है भाई। सब्जेक्टिव पेपर में क्या बातें ध्यान रखनी है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने शुरू से ही कहा है सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जो आपको सब्जेक्टिव पेपर को और अच्छा बना सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो एग्ज़ाम फाइट करना है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। मेहनत भी हमने बहुत ज़बरदस्त की है, प्री क्वालिफाई किया है। आधे सोच रहे होंगे सर हमारा तो तुक्के से हो गया, हमने कोई मेहनत नहीं की है, लेकिन अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब नहीं होने वाला तुक्के से, अब आपको रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा, आपको कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इन बातों पे आप लगातार 2 महीने, लगभग जितना भी टाइम अभी बच रहा है, 1.5 महीने 2 महीने का, आप लगातार लगे रहो यार, लगे रहो। वो कोई ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम उसी समय हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। आपको पता बहुत सारी नई नई तरह की बीमारियाँ चलती रहती हैं, इलेक्शन तो सबसे बड़ी बीमारी अपने देश में, ये इसको भी आपको बहुत अच्छे से पता है। पता नहीं कब वो करवा दिया जाए और कब एग्ज़ाम पीछे करवा दिया जाए। हमारे देश की विडंबना यही सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन कहाँ होती है और बाकी सारी चीज़ें कहाँ होती हैं। आप ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर पे ध्यान देंगे ना, सब्जेक्टिव पेपर। तो एक काम करो, जहाँ पे आप सोते हो ना वहाँ पे आप चिपका भी लो सब्जेक्टिव। दिमाग में चीज़ें फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमें पता है, जब तक वो आंखों के सामने बार बार नहीं आएगा तब तक हम अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। और जैसे ही ढाल लोगे एक बार, अपना एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। एक बार सीख जाओ सब्जेक्टिव पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, फिर तो वैसे ही है जो हो रहा होता है। मज़ा आया होगा ये चीज़ सुन के आपको। खास बातों में सबसे पहली बात है, लिखने के लिए आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना है। आपको अपना जो ज़्यादा समय डेडिकेट करना है आप पढ़ने का, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करनी है, कोई ज़्यादा थ्योरी वगैरह भी अभी नहीं पढ़ना। आपने सब पढ़ रखा है, ऑब्जेक्टिव पेपर निकाल रखा, आपको थ्योरी वगैरह आती है। किसी भी आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कम शब्दों में कैसे करना है, अपने आप को ऐसे ढालो कि आपको नहीं पता कि कौन सा 50 वर्ड्स में लिखना होगा क्वेश्चन आएगा, कौन सा 150 वर्ड्स का होगा, कौन सा 250 वर्ड्स का होगा। तो हर एक क्वेश्चन को कोशिश करो 50 वर्ड्स में भी लिख सको, 150 वर्ड्स में भी लिखो और 250 वर्ड्स में भी लिखो। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एसएसटी का आइडिया देता हूँ। जब मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ता था 6th क्लास में, तो वहाँ पर मैं पहली बार 5th से जब 6th में, पहली बार आप भी गए होगे अपनी ज़िंदगी में, मैं भी पहली बार ही गया था। तो वहाँ पे सोशल स्टडी का जो पहला पेपर था मेरा 6th क्लास में, बहुत ही गंदा गया था। मुझे पता ही नहीं था कि हिस्ट्री में लिखना क्या था, है ना। तो हिस्ट्री में मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हमने तो आज तक सीधी सीधी बातें की हैं, कभी घुमाने वाली बात कभी की नहीं ज़िंदगी में। तो जब मैं पेपर देकर घर गया तो पापा को बताया ऐसे ऐसे कि पेपर ख़राब गया। तो ठीक है, पापा ने बोला ख़राब गया। तो जब नंबर आए तो पापा को भरोसा हो गया, हाँ बिल्कुल सही कह रहा आप तो ये। और ठीक था, अपने स्कूल में पढ़ने में ठीक ठाक था। तो पापा ने मुझे समझाया कि बेटा हिस्ट्री का पेपर जब भी अटैम्प्ट करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने जितना सीखा वही उतना ही वहाँ लिखो और कुछ फालतू नहीं लिख सकते। वहाँ पर जो जो तुमने चीज़ें सीखी हैं, खासकर स्पेसिफिक डेट पर फोकस किया करो। उसके बाद किसी राजा वगैरह की कहानी है, कोई मतलब एम्परर टाइप का है, उस पर फोकस किया करो और उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, है ना। तो तब मुझे समझ में आया, अच्छा लिखना है, मतलब बिना लिखे काम नहीं चलने वाला, तो लिखना है। ऐसा ही है कि जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं लेके आओगे, आप सोचोगे हमें केमिस्ट्री आती है, तो आप समझ जाइए आपको आती ही है और वो आती ही रहेगी, एग्ज़ाम के लिए नहीं आती बस। उसके बाद तो आर्ट्स से आपको लगता होगा सर ज़्यादा समय है, तो यार एक बात बताओ, आज तक कभी सब्जेक्टिव पे टाइम भी दिया है? हमेशा ऑब्जेक्टिव ही करते रह गए। तो अब जो मौका मिला है सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देने में, तो अब तो मेहनत कर लो यार। केमिस्ट्री की नॉलेज होना अलग बात,
और प्रेजेंट करना अलग बात। दिस इज सुमित सर स्पेशल लाइन। मैं हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री की नॉलेज होना अलग बात होती है, उसको प्रेजेंट करना अलग बात होती है। जरूरी नहीं है कि जिसको केमिस्ट्री आती है वो प्रेजेंट कर ले, जरूरी नहीं है जिसको केमिस्ट्री नहीं आती वो प्रेजेंट ना कर पाए। बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट कर सकता है, क्या पता वो आंसर उसके सामने खुला और वो अपनी राइटिंग में उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सके। इसीलिए ये एक आर्ट है, अपने आप में एक अलग आर्ट है, सेपरेट आर्ट है, तो इसको आपको समय देना पड़ेगा। और एक आर्ट को, एक कला को बेहतरीन बनाने के लिए आप जितना समय दोगे मज़ा आ जाएगा। उसके बाद थर्ड, हर आंसर्स में कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश कीजिए, जिसमें जोड़ने का मतलब है अपनापन लाइए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लो मैंने उसका आंसर लिख दिया, तो ज़रूरी नहीं कि मेरा लिखकर आपने बस उसको छाप लिया और हो गया, नहीं, आप उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप से अपनापन लाइए। क्योंकि आप क्या चाहते हो सर, आप एक एक करके क्वेश्चन लिखो और उसके आंसर लिखा दो, इससे क्या हुआ भाई? राइटिंग स्किल तो आपकी अच्छी होनी चाहिए ना। मेरी राइटिंग स्किल होने से क्या होगा? आपको पेपर फाइट करना है, जब क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में कैसे दिमाग वर्क कर रहा है, आप किस तरीके से कहाँ पर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करेगी ना। तो आपको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। 3 पॉइंट्स हो गए। बहुत ज़बरदस्त मेहनत की ये सब चीज़ें खोजने में, निकालने में। शेयर एज मच एज पॉसिबल ज़बरदस्त तरीके से, ताकि जितने भी एस्पायरेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस बार, जेईसी की या यूपीएससी की भी कोई तैयारी कर रहा है और देख रहा है, समझ जाइएगा तूफान मचेगा आने वाले समय में। क्वेश्चन सोर्स, यूपीएससी मेंस और यूनिवर्सिटी पेपर्स, मेनली ये आपके क्वेश्चन सोर्स होंगे। जो यूपीएससी का मेंस होता है केमिस्ट्री का, और जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं वो भी सब्जेक्टिव होते हैं। और एक और ख़ास बात जोड़ दूंगा यहाँ पे, जो यूपीपीसीएस होता है भैया, यूपीपीसीएस, उसके भी पेपर्स आपका एज अ सोर्स काम कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास 3 सोर्सेज का काम कर रहे हैं, और तीनों में से ही यूपीपीसीएस वाला सोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई यूपीपीसीएस का लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, यूपीएससी जितना थोड़ा सा लेवल नीचे रहता है, और यूपीपीसीएस से भी लेवल थोड़ा नीचे रहेगा जीआईसी मेंस का, ज़्यादा भी ऊपर नहीं जाएगा उसके, या बराबर मैच करेगा या थोड़ा सा नीचे रहने की कोशिश करेगा। इंटर कॉलेज की बात करने जा रहे हो भैया, कोई आपको कॉलेज वगैरह नहीं पढ़ाना, इंटर कॉलेज पढ़ाना है। इंटर कॉलेज जानते हैं ना सभी, बिल्कुल। लगातार आंसर को बेहतर बनाने की कोशिश करना है, मतलब टाइम मैनेज करना है। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें चीज़ आती है, हम रिप्रेजेंट करना भी आता है, लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिससे हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, और यहाँ से बहुत दिक्कत होती है। और जब क्वेश्चन छूट जाएंगे ना, तो वहाँ से फिर सीधी सी बात है, आप पहले ही पीछे हटके, आपको आता था, प्रेजेंट करना आता था, तो एक कंपटीशन में बने रहने के लिए आना, रिप्रेजेंट करना ये ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी ज़रूरी है आपको टाइम मैनेज करना, कि उस सीमित समय में 3 घंटे के समय में आपको वो सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं, अगर बढ़िया सा मेरिट में लेके आना है। देखो जस्ट क्वालिफाई तो हर कोई कर देगा, लेकिन जस्ट क्वालिफाई के बाद मेरिट उठती है, और 106 पद है, 106 मेल में और 59 फीमेल में, तो भैया सीधी सी बात है, वहाँ पर आपको मेरिट पे वर्क भी करना पड़ेगा। कहानी भरने से नंबर नहीं मिलने वाला है, टू द पॉइंट और सब्जेक्टिवली पेपर पर ध्यान रखना है। अब सब्जेक्टिवली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप का है, तो वो स्टेप मार्किंग होगी, और स्टेप मार्किंग होगी तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सर जी एक क्वेश्चन आप लिख कर दिखा दीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, आप यही चाह रहे थे बहुत देर से कि सर कुछ बताओ तो, क्या सब्जेक्टिव बता रहे हो, कुछ ऐसा बता दो कि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रेजेंट करें, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन में ऐसा कोई नहीं है जो हमें बताया हो इस तरीके के बारे में। मैंने बोला था ना कि वो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी जो आपको और कहीं किसी तरीके से नहीं मिल रही। तो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ यहाँ पर। अब वो क्वेश्चन क्या है, कुछ भी मान लो ऐसे, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है अपने आप में, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और आपके पास ये रिएक्शन है ना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, रेफरेंस अच्छा खासा सोर्स लिया है मैंने। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के मैकेनिज्म की, तो इसका अपने आप में एक तरीका होने वाला है, बढ़िया तरीका। अब आपकी बात आ रही होगी सर इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए ज़रा इसका आंसर ध्यान से, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, बोलिए। सबसे पहले जो है मैंने रिएक्शन को लिखा है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना अंडरस्टैंडिंग कर जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा, मतलब यार। इसको अभी मैंने अपने तरीके से लिखा है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इसी क्वेश्चन को आप अपने तरीके से अपना रूप भी दो, अपनापन बनाओ इसमें। सबसे पहले मैंने क्या किया, रिएक्शन को ऊपर लिख दिया, और वहाँ पर थोड़ा सा मैंने कंपाउंड के नाम और थोड़ा सा अटैकिंग एजेंट को स्पेसिफाई कर दिया है। Br2 ब्रोमिनेटिंग एजेंट है और Fe Br3 हैलोजन कैरियर है।
बात समझ में आ रही है? जो सबसे ऊपर लिखा है ना वो हैलोजन कैरियर लिखा है, क्योंकि भैया जितने भी लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि सर FeVr3 एक लुईस एसिड है और वो एक हैलोजन कैरियर का काम करेगा, तो ये थोड़ा सा मैंने स्पेसिफाई कर दिया ताकि एग्जामिनर का जो ध्यान है वो पहली ही लाइन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाए कि हमें क्वेश्चन मिला किस रूप में था और इस बंदे ने स्टार्ट किस रूप में किया। दिस इज़ द मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर जो आपके लिए सब्जेक्टिव पेपर में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी नॉलेज है आज तक की केमिस्ट्री की, तो मुझे पता है रिप्रेजेंटेशन करना अपन को आता है, और अगर अपन को आता है तो आप भी आपको सिखा सकते हैं सभी को, ठीक है। फिर मैंने लिखा है दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लाइन लिखनी जरूरी थी क्योंकि हमें आना इज़ अलग बात, वहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता देना कि हमें क्या क्या आता है बहुत अच्छी बात होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें स्टेप 1 है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज़ द तरीका, जहाँ पर देखोगे एरो का अगर ध्यान, तो एरो को मैंने बहुत ही सटीक तरीके से बनाया है। और आप इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाइएगा तो वहाँ पर भी मैं ये फोटो डाल दूंगा अच्छे से, और हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो TGT PGT के, तो वहाँ पे भी डाल दूंगा। तो जिस तरीके से पूरा स्टेप हुआ तो वहाँ पर Br+ बन गया, और Br+ इज ब्रोमोनियम आयन डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। मैंने यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन जानबूझ के लिखा है, उसका कारण है सब्जेक्टिव पेपर है भैया, जितना आप रिप्रेजेंटफुल बना सकते हो उतना बना दो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकटायन, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के इस तरीके की पूरी कहानी बनाई, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने, और फिर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। तो इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि इस बंदे को अच्छी खासी नॉलेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड को ज़रा ध्यान से देखोगे तो मैंने किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, वो भी अपने आप में एक आर्ट है। और लास्ट स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मजा आ गया, मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और फाइनली रीगेन इन एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो अगर आप लास्ट स्टेप में एक लाइन और लिख दो, देखो अपनापन ऐसा ही बनाया जा सकता है। अगर लास्ट स्टेप में आप एक लाइन और लिख दो रीगेन इन एरोमेटिसिटी, अलग से हाईलाइट करके, है ना, अलग से हाईलाइट करके, थोड़ा सा आपको चीज़ों को हाईलाइटिंग बनाना होगा, बहुत ज़रूरी है। रीगेन इन एरोमेटिसिटी, तो एग्जामिनर को ये लाइन बहुत ज़्यादा चमकेगी इस रिएक्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर होता ही इसलिए है। लास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी का रीगेन होना एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स हो रही होती है। तो आप देख रहे हो, मतलब हम एक क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को 50 वर्ड्स में बोल दिया जाए तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा खासा लेंथ लेगा, अराउंड 250 वर्ड्स आप गिन लो, तो अब गिनने मत बैठ जाना, थोड़ा और छोटा आप चीज़ों कर सकते हैं। अब आपको यही तो प्रैक्टिस चाहिए लिखते समय, जो 8 से 10 घंटे लगाओगे उसमें क्या खाली पेज खोल के क्या उस पे ऐसे करोगे, क्या उस पर तरीका निकाल के आओगे। हाँ यार, ये एक सटीक आंसर है, इतने वर्ड्स का है। लगातार प्रैक्टिस रहने से आपको पता चल जाएगा ये इतने वर्ड्स का है, ये इतने वर्ड्स का है, हम इसको छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यही आपको सीखते रहना है प्रैक्टिस करके, बस ख़त्म। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मेरी मेहनत आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अप्रिशिएट कीजिएगा कमेंट्स में सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो। नहीं किया ना तो आप लोगों को सबको अपनी मम्मी का समय दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो फिर ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में, कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंगफुल आंसर लिखना है। मैं फिर से वही लास्ट में बोलना चाहता हूँ, कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंगफुल आंसर लिखना है। आपको क्या आता है अलग बात है, वहाँ क्या दिखा पा रहे हो वो अलग बात है। नेक्स्ट काम आपका है शेयर करना है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे। और फिर हमारा बहुत जल्दी TGT PGT बैच आने वाला है, KBS स्पेसिफिक, NBS, DSSS भी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, UP PGT, RPSC फर्स्ट ग्रेड, ऐसा शानदार बैच आएगा ना, वो शानदार कंटेंट इस बार मिलेगा ना, जो मैं मेहनत करूँगा। आप लोग बोलोगे सर मज़ा आ गया, मतलब सब्जेक्ट सीख कर एग्ज़ाम निकालने में जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। तो वही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, TGT PGT वाला। अगर आप इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एकदम एंड में, जो एकदम एंड में होता है पेज, उसमें टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है TGT PGT, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो बस इतनी सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्प किया होगा आपकी तैयारी में, और ऐसे ही वीडियोस वगैरह मैं बीच में बनाऊंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके भी सभी बता सकते हैं क्या हमें एक छोटा सा पेड कोर्स लाना चाहिए अफोर्डेबल फीस में फॉर GIC मेंस, ताकि मैं आपको कुछ मेरी जो सजेशंस हैं, जो मैंने इस तरीके से हेल्प की है आपकी, और अच्छे से कर पाऊँ। देखो यार, पेड कोर्स की मैं सीधी सी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रतिबद्ध हो पाऊँगा आपके प्रति, और आप लोगों को मैं
थोड़ा ही सही क्वालिटी कंटेंट इसी, लेकिन दूंगा एकदम सटीक, जो आपको आपकी राइटिंग स्किल्स में बहुत हेल्प करने वाला है। और मुझे लगता है मेरी राइटिंग स्किल्स ठीक ठाक है और वो आपके बहुत काम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरा पूरा तरीका देखा है, ये जो पीपीटी वगैरह जो मैंने खुद हाथ से लिखी है भाई, जो आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो ना यार, वो प्रेजेंटेशन यही होता है कि ज़रा अगर स्टार्टिंग से आप देखोगे, देखो किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट की, आप एक एक स्लाइड में गहराई के साथ चीज़ों को देखिएगा, कैसे इस चीज़ को मैंने किया, ठीक है, एक एक स्लाइड को देखिए बढ़िया से। तो दिस इज़ द मतलब मीनिंगफुल एक तरीके से बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। आ रही बात समझ में? देखो ये मतलब यार, ये अपना एक थोड़ा सा अलग एक्सट्रीम हिडन टैलेंट कह सकते हो आप सभी लोग। केमिस्ट्री तो अपन पढ़ा ही रहे हैं, ऑर्गेनिक में तो अपन ने चीज़ें आपने देखी होंगी, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे ऑलरेडी। तो ये एक तरीका देखो किस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्लाइड्स को, तो ये सब आपके हेल्प आने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो तब अपन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।